नमस्कार मित्रों, इंडियन सिविल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम समसामयिकी घटना चक्र उत्तराखंड तथ्यसार को चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम यूकेपीएससी प्रीलिम्स 2024 की चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा, सबसे पहला टॉपिक होगा उत्तराखंड का 89,000 करोड़ रुपए का बजट। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार के वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना बजट प्रस्तुत किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक लगभग 7.63% रही। बजट में विकसित भारत के 4 स्तंभों के प्रति समर्पण पर जोर दिया गया: गरीबों का कल्याण, युवा सशक्तिकरण, कृषि पहल और महिला सशक्तिकरण। ध्यातव्य है कि उत्तराखंड राज्य के बजट में गरीबों के कल्याण के लिए 5,658 करोड़ रुपए रखे गए, जिसमें आवास पहल, खाद्यान्न वितरण और मुफ्त गैस रिफिल योजनाएं शामिल हैं। बजट में युवा कल्याण, तकनीकी और उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 1,679 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अल्पसंख्यक लड़कियों की योग्यताओं को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। विदित हो कि सहकारी पहल, सेब की खेती, किसान पेंशन और मत्स्य पालन विकास सहित विभिन्न किसान केंद्रित योजनाओं के लिए 2,415 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। लैंगिक विशिष्ट पहलों के लिए बजट में लगभग 14,538 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं। अब बात करते हैं लैंगिक समानता पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय। फरवरी 2024 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि गर्भावस्था के आधार पर महिलाओं को रोजगार देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसने गर्भवती महिलाओं को सरकारी पदों के लिए पात्र होने से रोकने वाले नियम को पलट दिया। यह ऐतिहासिक फैसला मिशा उपाध्याय के मामले से प्रेरित था, जिन्हें गर्भावस्था के कारण नर्सिंग अधिकारी का पद देने से इनकार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने 12 सप्ताह या उससे अधिक की गर्भवती महिलाओं को रोजगार के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य बताने वाले राज्य सरकार के विनियमन को अमान्य कर दिया। इसमें फिटनेस प्रमाण पत्र की आवश्यकता के साथ साथ प्रसव के 6 सप्ताह बाद एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा मेडिकल जांच को भी अनिवार्य किया गया है। अदालत ने राज्य की कार्रवाई को महिलाओं के खिलाफ अत्यधिक भेदभावपूर्ण माना और संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के उल्लंघन पर जोर दिया। उत्तराखंड की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं। 13 फरवरी 2024 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, अजय टम्टा, सांसदों, विधायकों और अधिकारियों की उपस्थिति में उत्तराखंड के टनकपुर में 2,217 करोड़ रुपए की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। काठगोदाम से नैनीताल रोड को 2 लेन पैव्ड शोल्डर के साथ चौड़ा करने से नैनीताल मानस खंड मंदिरों तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा। फिर से देख लेते हैं। काठगोदाम से नैनीताल रोड को 2 लेन पैव्ड शोल्डर के साथ चौड़ा करने से नैनीताल मानसखंड मंदिरों तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा। काशीपुर से रामनगर रोड के 4 लेन के चौड़ा होने से पर्यटकों के लिए जिम कार्बेट नेशनल पार्क और मानसखंड मंदिरों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत कांगार छीना से अल्मोड़ा मार्ग के 2 लेन के चौड़ा होने से न केवल बागेश्वर जाने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, बल्कि उनका समय भी बचेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 309A पर उडियारी बैंड से कांडा मार्ग के 2 लेन के चौड़ा होने और मरम्मत होने से बागेश्वर में बागनाथ और बैजनाथ मंदिरों तक पहुंच आसान हो जाएगी। साथ ही बागेश्वर से पिथौरागढ़ तक का कठिन सफ़र बेहतर, सुरक्षित और कम समय में पूर्ण होगा। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड में। उत्तराखंड सरकार शीघ्र ही भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा HEMS ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से संचालित करने जा रही है।
यह नई सेवा 150 किलोमीटर के कवरेज दायरे के साथ प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत संचालित होगी। इससे दुर्घटना पीड़ितों और मरीजों की पहुंच दुर्गम पहाड़ी इलाकों से एम्स तक समय पर सुनिश्चित हो सकेगी। किसी दुर्घटना के तुरंत बाद महत्वपूर्ण सुनहरे घंटे के दौरान मरीजों को बचाने के लिए आपातकालीन हेलीकॉप्टर सेवाएं अपरिहार्य होंगी, जब विशेषज्ञ चिकित्सा देखभाल महत्वपूर्ण होती है। हरिद्वार में 30 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन 13 फरवरी 2024 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड के हरिद्वार में 4,755 करोड़ रुपए की 30 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाओं में रुद्रप्रयाग में लामेरी से कर्णप्रयाग तक 2 लेन वाली सड़कों का दोनों तरफ से चौड़ीकरण और हरिद्वार में चमोली और दूधाधारी का एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाना या बनना शामिल है। ये परियोजनाएं न केवल यातायात परिवहन को आसान बनाएंगी, बल्कि ऋषिकेश से भारत चीन सीमा तक बेहतर सड़क संपर्क सुविधा भी प्रदान करेंगी। इन फ्लाईओवर के निर्माण होने से धार्मिक नगरी हरिद्वार में ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, तो ट्रैफिक जाम कम होगा और अन्य धार्मिक स्थलों तक पहुंचना भी आसान होगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश 4 फरवरी 2024 को न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जस्टिस बाहरी को पद की शपथ दिलाई। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति बहरी ने वर्ष 2010 से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। उत्तराखंड की नई फिल्म नीति फरवरी 2024 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट ने नई फिल्म नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की। फिल्म नीति को मंजूरी मिलने के बाद जहां उत्तराखंड फिल्म निर्माण का एक हब बनेगा, तो वहीं इससे राज्य के खूबसूरत पर्यटन स्थलों को देश दुनिया में नई पहचान भी मिलेगी। फिल्म नीति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु: राज्य में क्षेत्रीय भाषा में फिल्म निर्माण करने वालों को फिल्म निर्माण पर 2 करोड़ रुपए अनुदान मिलेगा। पहले यह अनुदान 25 लाख रुपए तक मिलता था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की OTT फिल्म बनाने पर अब 30% की सब्सिडी मिलेगी। राज्य में बच्चों के लिए फिल्म बनाई तो 10% अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। इसके अतिरिक्त फिल्मों में राज्य के कलाकारों को मुख्य भूमिका में शामिल करने पर अतिरिक्त 10 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। राज्य में फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में SC/ST वर्ग के बच्चों की पढ़ाई पर 75% फीस सरकार देगी। पर्वतीय इलाकों में सिनेमा हॉल बनाने पर सरकार 25 लाख रुपए अनुदान देगी। ध्यातव्य है कि राज्य में फिल्म सिटी बनाने पर 50 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। राज्य में फिल्म सिटी या फिल्म बनाने के लिए पोस्ट प्रोडक्शन लैब बनाने वाले को 25 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। तो राज्य में फिल्म बनाने के लिए पोस्ट प्रोडक्शन लैब बनाने वाले को 25 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। उत्तराखंड हिम तेंदुओं की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का घर। भारत में हिम तेंदुओं की जनसंख्या स्नो लेपर्ड कहते हैं। इसका जो आकलन है SPAI के अनुसार उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुओं की उल्लेखनीय आबादी दर्ज की गई, जो कि लद्दाख के बाद दूसरे स्थान पर है। संस्था का नाम देख लीजिए, SPAI। लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या 477 है। हाल ही में जारी रिपोर्ट, जिसका शीर्षक भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति है, भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में 718 हिम तेंदुओं की उपस्थिति का अनुमान लगाने वाले पहले वैज्ञानिक प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII के एक दल ने एक व्यापक वैज्ञानिक मूल्यांकन किया, जिसमें गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उजागर किया गया। सर्वेक्षण में 6 हिम तेंदुए रेंज वाले राज्यों को शामिल किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश 51 मायावी बिल्लियों के साथ अग्रणी था। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 36, सिक्किम 21 और जम्मू कश्मीर 9, जिसके परिणाम स्वरूप इन राज्यों में कुल संख्या कितनी है? 718, 718 बिल्लियां हैं। गन्ने की किस्म का राज्य सलाहित
मूल्य, जिसको कहते हैं एसएपी, राज्य सलाहित मूल्य, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा चालू पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने की अगेती और सामान्य किस्म का राज्य सलाहित मूल्य एसएपी क्रमशः 375 रुपये और 365 रुपये प्रति कुंटल की बात हो रही है, घोषित किया गया है। ज्ञातव्य है कि गन्ने का मूल्य केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के स्तर पर तय होता है। सीतावनी के नाम से जाना जाएगा पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व। क्या नाम होगा इसका? सीतावनी। माता सीता के नाम पर सीतावनी है इसका नाम। जगह पहले क्या थी? इसका नाम पहले था पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, इसको आप कहेंगे सीतावनी। उत्तराखंड सरकार ने पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व कर दिया है। ज्ञातव्य है कि सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व में माँ सीता का पौराणिक मंदिर और महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, जिसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। रिजर्व के अंदर माता सीता को समर्पित एक प्राचीन मंदिर भी है। पवलगढ़ संरक्षण रिजर्व पीसीआर, यह पहाड़ी राज्य उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। इसे दिसंबर 2012 में एक संरक्षण रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। पीसीआर का कुल क्षेत्रफल 58.25 वर्ग किलोमीटर है, जो रामनगर वन विभाग या वन प्रभाग रामनगर के सुंदर, विशाल और समृद्ध जंगलों में स्थित है। यह कंजर्वेशन रिजर्व स्तनधारियों की 33 से अधिक प्रजातियों, पक्षियों की 365 प्रजातियों और वनस्पतियों की 400 से अधिक प्रजातियों का घर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जारी किया कैलेंडर। जनवरी 2024 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास में सूचना और लोक संपर्क विभाग के वार्षिक कैलेंडर सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड का विमोचन किया। ध्यातव्य है कि इस कैलेंडर का उद्देश्य उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है। इस वार्षिक कैलेंडर के माध्यम से उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों, स्थानीय उत्पादों, प्राकृतिक सौंदर्य, पौराणिक स्थलों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। वार्षिक कैलेंडर के माध्यम से राज्य की पर्यटन नीति, सौर ऊर्जा नीति, सशक्त महिला समृद्ध प्रदेश, युवाओं के प्रति संवेदनशीलता और निवेश रोजगार समृद्धि के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों और प्रयासों की ओर लोगों के ध्यान को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने सीमा परियोजनाओं का अनावरण किया। 19 जनवरी 2024 को देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 670 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई 35 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को उत्तराखंड के जोशीमठ, जिसको हम ज्योतिर्मठ कहते हैं, ज्योतिर्मठ मलारी रोड पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज्य को या राष्ट्र को समर्पित किया। विदित हो कि कार्यक्रम के दौरान देश के रक्षा मंत्री ने भौगोलिक और सामाजिक रूप से अलग थलग समुदायों को राष्ट्रीय कनेक्टिविटी से जोड़ने में बीआरओ द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन के कारण सीमावर्ती देशों में बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उत्पन्न करती हैं। बात करते हैं सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ की। सीमा सड़क संगठन बीआरओ भारत का एक सरकारी अधिकरण है जो सीमावर्ती क्षेत्रों और अन्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। बीआरओ सीमावर्ती क्षेत्रों, ऊंचाई वाले क्षेत्रों और कठिन इलाकों सहित दूर दराज और चुनौतीपूर्ण इलाकों में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संगठन की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी, 1960 में। यह संगठन रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है और इसे सैन्य कर्मियों और उपकरणों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के साथ साथ इन दूर दराज के क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सड़कों, पुलों, सुरंगों और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण का काम सौंपा गया है। उत्तराखंड में बनेंगे 5 हवाई अड्डे। शीघ्र ही सीमा सड़क संगठन बीआरओ उत्तराखंड में 5 हवाई क्षेत्र विकसित करने की तैयारी में है, जिसमें गुंजी, कालसी, टनकपुर,
घनसाली और नवी ढांग शामिल हैं। कौन कौन सी जगह है? गुंजी, कालसी, टनकपुर, घनसाली, नवी ढांग, ये 5 हवाई अड्डे बनेंगे। चीन से लगी सीमा के पास संसाधनों के प्रबंधन को बढ़ाने के लिए यह पहल जरूरी है। बैठक में चमोली जिले में रणनीतिक औली जोशीमठ या औली ज्योतिर्मठ मार्ग के 10.9 किलोमीटर लंबे मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य पर भी चर्चा हुई। जोशीमठ या ज्योतिर्मठ के बड़गांव से औली तक 15 किलोमीटर वैकल्पिक मार्ग का निर्माण भी बीआरओ को सौंपा जाना प्रस्तावित है। उत्तराखंड को आयुष के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाने का कार्य या उसके कार्य की योजना। उत्तराखंड को आयुष के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाने की कार्य योजना। जनवरी 2024 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धि और होम्योपैथी, आयुष शिक्षा विभाग की समीक्षा की और अधिकारियों को राज्य को आयुष के क्षेत्र में एक प्रमुख गंतव्य बनाने के लिए एक प्रभावी कार्य योजना के साथ काम करने का निर्देश दिया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार उत्तराखंड में जड़ी बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आयुष विभाग, उद्यान और वन निगम के समन्वयन से संग्रह और विपणन की उचित व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को विश्व का सर्वश्रेष्ठ योग गंतव्य बनाने के लिए नई योग नीति लाने के भी निर्देश दिए और पंचकर्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयासों पर जोर दिया। आयुष नीति में उच्च गुणवत्ता वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा देना, अच्छी कृषि प्रथाओं जीएपी के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनिवार्य पालन, नवीनतम ड्रोन आधारित तकनीकी का उपयोग, सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना इत्यादि शामिल है। राज्य में अग्रणी निर्माताओं और प्रतिष्ठित विपणन एजेंसियों के सहयोग से उत्तराखंड औषधीय पौधों के लिए एश्योर्ड बायबैक योजना खरीदारों, किसानों और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं और दवा निर्माताओं को एक साथ लाने के लिए एक ऑनलाइन मंच स्थापित करेगा। तो एक ऑनलाइन मंच बनाएगा जिसमें 3-4 चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा। उत्तराखंड में औषधीय पौधों के लिए एश्योर्ड बायबैक योजना, खरीदारों के लिए या किसानों, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं और दवा निर्माताओं को एक साथ लाने के लिए ऑनलाइन मंच बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में बाघों की जनसंख्या। जनवरी 2024 में उत्तराखंड सरकार ने सूचना दी कि वर्ष 2006 और वर्ष 2022 के बीच उत्तराखंड में बाघों की आबादी 314% की दर से बढ़ी है। उत्तराखंड वन्यजीव विभाग के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की आबादी का घनत्व पूरे विश्व में सबसे अधिक है। विदित हो कि बाघों की आबादी जो वर्ष 2006 में 178 थी, वर्ष 2022 में बढ़कर 560 हो गई, जिसमें 314% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2023 में बाघों के हमलों में मारे गए और घायल हुए लोगों की संख्या में भी मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाघों के अलावा तेंदुए, हाथी और सांप जैसे जानवरों के साथ मुठभेड़ में मारे गए लोगों की कुल संख्या वर्ष 2021 में 71, 2022 में 82, 2023 में 66 थी। मानव पशु संघर्ष में घायल व्यक्तियों की संख्या 2021 में 361, 2022 में 325, 2023 में 317 थी। वर्ष 2023 में उत्तराखंड राज्य में आईपीसी के तहत 86% अपराध सुलझे। राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी के अनुसार उत्तराखंड में वर्ष 2023 में भारतीय दंड संहिता के तहत कुल 15,797 अपराध दर्ज किए गए, जो वर्ष 2022 की तुलना में 752 मामले कम हैं, जिसमें 16,549 मामले दर्ज किए गए थे। भारतीय दंड संहिता आईपीसी भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है, जिसे 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 ईस्वी में स्थापित पहले कानून आयोग के मद्देनज़र 1860 ईस्वी में तैयार किया गया था। तो आईपीसी को 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत 1834 ईस्वी में स्थापित पहले कानून आयोग के मद्देनज़र 1860 में बनाया गया। 2023 में पुलिस ने कुल मामलों में से 86% मामलों को सुलझाया, जबकि अपराधों में शामिल कुल आरोपियों में से 61% के खिलाफ कार्रवाई की। 2023 में कुल 432 वांछित अपराधी गिरफ्तार किए गए। 432 वांछित अपराधी 2023 में गिरफ्तार हुए। राज्य पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट
1986 के तहत 30 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की और उनकी अवैध रूप से जमा की गई 186 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। इसके अलावा 2022 में गुंडा एक्ट 1982 के अंतर्गत 262 अपराधियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई भी की गई। 2023 में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में कुल 1649 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 27 करोड़ रुपए की दवाएं जब्त की गई। अगला है साहसिक पर्यटन में उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। दिसंबर 2023 में उत्तराखंड को साहसिक पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। उत्तराखंड को यह पुरस्कार एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ATOAI द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार कार्यक्रम गुजरात के केवड़िया में आयोजित किया गया, जहां उत्तराखंड के पर्यटन सचिव सचिन कुरवे ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। सचिव पर्यटक सचिन कुरवे ने सचिव पर्यटन के जो सचिव हैं सचिन कुरवे ने बताया कि पहली बार टिहरी झील में पैराग्लाइडिंग एक्रो फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें 26 देशों के 54 पायलटों ने प्रतिभाग किया। तो 26 कंट्री के 54 पायलट्स थे इसमें। गौरतलब है कि उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, एरो स्पोर्ट्स, पर्वतारोहण, ट्रैकिंग आदि की काफ़ी संभावनाएं हैं। देश की पहली हिमालयन एयर सफारी का उत्तराखंड से प्रारंभ। दिसंबर 2023 में देश की पहली हिमालयन एयर सफारी का उत्तराखंड से शुभारंभ किया गया। इस तरह जायरोकॉप्टर एडवेंचर शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। ध्यातव्य की हरिद्वार के बैरागी कैंप में जायरोकॉप्टर की उड़ान का सफल ट्रायल किया गया, जिसमें DM हरिद्वार धीरज सिंह गाबरियाल ने उड़ान भरी। राज्य के साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह एक अनूठी पहल है। पर्यटन विभाग को जायरोकॉप्टर के जरिए एयर सफारी के लिए DGCA की मंजूरी मिल गई है। एशियाई विकास बैंक का उत्तराखंड राज्य से $200 मिलियन का समझौता। 14 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में एशियाई विकास बैंक ने उत्तराखंड में बिजली व्यवस्था और पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए $200 मिलियन लगभग 1660 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी देते हुए सरकार के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस पहल का उद्देश्य उत्तराखंड राज्य में विद्युत व्यवस्था को सुधार कर आम लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करना है। ऋण समझौता ज्ञापन पर वित्त मंत्रालय के अर्थशास्त्र विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और भारत में ADB के उप रेजिडेंट मिशन निदेशक होयुन जियोंग ने नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। ध्यातव्य है कि इस योजना के तहत 537 किलोमीटर की भूमिगत केबल प्रणाली, बिजली नेटवर्क का आधुनिकीकरण, सब स्टेशनों की क्षमता विकास और बिजली वितरण प्रक्रिया को भी और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि समझौता ज्ञापन के तहत पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड पिटकुल करीब 850 करोड़ रुपए के निवेश से पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करेगा। मिनी गैस एजेंसी योजना। दिसंबर 2023 में उत्तराखंड ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य के सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में LPG सिलेंडर खत्म होने पर उन्हें फिर से भरने के लिए मिनी गैस एजेंसी योजना शुरू की। विदित हो कि उत्तराखंड राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू होने के पश्चात पहाड़ी इलाकों में अभी भी सिलेंडर दोबारा भरवाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने मिनी गैस एजेंसी योजना शुरू की है। ध्यातव्य कि मिनी गैस एजेंसी का संचालन स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं करेंगी, जिन्हें ईंधन सखी नाम दिया गया है। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 जिलों में शुरू की गई है। जल्दी यह योजना अन्य जिलों में भी शुरू होगी। बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। 1 मई 2016 को स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार ने एक सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ किया। विदित हो कि यह योजना धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना पर आधारित है। इस योजना से LPG के उपयोग में वृद्धि सुनिश्चित हुई है और स्वास्थ्य संबंधी विकार, वायु प्रदूषण और वनों की कटाई में कमी हो रही है। बात करते हैं ज्वालापुर में यूनिटी मॉल, सभी राज्यों की एक एक दुकान। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। सभी राज्य का वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या
टू प्रोडक्ट, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे शामिल की गई हैं। ज्वालापुर एक यूनिटी मॉल बनाया जाएगा और हर एक ज़िले की बात हो रही है, सभी राज्यों के एक एक दुकान होगी, हर एक राज्य की बात हो रही है। तो ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो इस यूनिटी मॉल में सबकी कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ देखने को मिलेगी। 12 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सूचित किया कि ज्वालापुर हरिद्वार में 164 करोड़ रुपए की लागत से यूनिटी मॉल बनाया जाएगा, जिसमें देश के सभी राज्यों की एक एक दुकान होगी। विदित हो कि हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर ज्वालापुर में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण जल्द ही इस यूनिटी मॉल का निर्माण करेगा। यूनिटी मॉल खुलने से उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों को भी नई पहचान मिलेगी। बहुमंजिला मॉल में एक खुला सिनेमा हॉल भी बनाया जाएगा, ओपन सिनेमा हॉल, जिसमें किसी भी मंजिल से लघु नाटक या फिल्में देखी जा सकेंगी। तो आप किसी भी मंजिल में हो उस मॉल की, यूनिटी मॉल की, तो वहाँ पे एक ओपन थिएटर होगा, ओपन सिनेमा हॉल होगा, जो हर जगह से दिखेगा, तो आप कहीं से भी बैठ के उसको देख सकते हैं। टिहरी झील विकास परियोजना 11 दिसंबर 2023 को पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति मंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि टिहरी झील विकास परियोजना लगभग 7,708 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की जाएगी। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सभागार में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए पर्यटन मंत्री ने कहा कि टिहरी झील के 42 किलोमीटर क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद इस परियोजना की डीपीआर तैयार कर रहा है। डीपीआर तैयार किया जाएगा, पूरा सर्वेक्षण किया जाएगा। परियोजना के निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इसका सीधा लाभ टिहरी जिले के 173 गाँवों के 84,000 लोगों को मिलेगा। उत्तराखंड राज्य में 10 निजी विश्वविद्यालय और 3 नए मेडिकल कॉलेज। 9 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन में निवेशकों को संबोधित करते हुए उत्तराखंड में 10 निजी विश्वविद्यालय नए और 3 मेडिकल कॉलेज नए खोले जाने की जानकारी दी। टोटल 13 खुल रहे हैं, जिसमें 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होंगी और 3 हॉस्पिटल्स होंगे, मेडिकल कॉलेज होंगे, 3 नए मेडिकल कॉलेज होंगे जहाँ पे मेडिकल की शिक्षा दी जाएगी। विदित हो कि इस पहल के अनुसार राज्य में निवेशकों को स्कूल और विश्वविद्यालयों के ज़रिए या उसके लिए ज़मीन का चयन खुद करना होगा, तो निवेशक ज़मीन का चयन खुद करेंगे। सरकार बिजली, पानी और सड़क की सुविधा उपलब्ध कराएगी। 25% सब्सिडी भी दी जाएगी। उन्होंने निवेशकों से पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल आदि पर्वतीय जिलों में निवेश करने को कहा है। एनर्जी कॉन्क्लेव में 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर। 5 दिसंबर 2023 को डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत आयोजित एनर्जी कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य में सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और गैस आधारित ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए लगभग 33 कंपनियों ने इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। विदित हो कि उत्तराखंड राज्य सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर लगातार ध्यान दे रही है। ध्यातव्य कि उत्तराखंड राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ावा देने या बढ़ाने हेतु उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की गई है। विदित हो कि उत्तराखंड राज्य में गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर आधारित विभिन्न योजनाओं का संचालन अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण ही करता है। यह वर्ष 2008 से राज्य नोडल एजेंसी के रूप में ऊर्जा संरक्षण की गतिविधियों का प्रसार कर रहा है। एक ही दिन में सर्वाधिक 18 जीआई टैग पाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य। 4 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड एक ही दिन में अधिकतम 18 उत्पादों के लिए जीआई प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब तक उत्तराखंड के कुल 27 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। राज्य के जिन 18 उत्पादों को जीआई भौगोलिक संकेतक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, उनमें शामिल है उत्तराखंड छोला। उत्तराखंड के कौन कौन सी जगह हैं? छोला, झंगोरा, मंडुआ, लाल चावल, अल्मोड़ा की लाखौरी मिर्च, बेरीनाग चाय,
बुरांश शरबत, बुरांश उत्तराखंड का क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष है बुरांश का शरबत। रामनगर नैनीताल लीची, बुरांश का फरवरी से अप्रैल मई तक बुरांश का पेड़ बनता है, बढ़ता है। तो बुरांश का शरबत, रामनगर नैनीताल लीची, रामगढ़ आड़ू, रामगढ़ का आड़ू, माल्टा पहाड़ी तोर, गहत, कलाहभट्ट, बिछुबती कपड़ा, बिछुबती कपड़ा, नैनीताल मांगबत्ती, रंगोली पिचौड़ा, चमोली रमन मुखौटे और किताई लकड़ी की नक्काशी। गौरतलब है कि उत्तराखंड के 9 उत्पादों तेजपात, बासमती चावल, एपड़ कला, मुनस्यारी सफ़ेद राजमा, रिंगाल शिल्प, थुलमा, भोटिया दान, चूड़ा तेल और तांबे के उत्पादों को पहले ही जीआई टैग मिल चुका है। फिर से देख लेते हैं उत्तराखंड में किस किस को शामिल किया गया है जीआई टैग में। 18 उत्पाद कौन से हैं। छोला है, छोले की सब्ज़ी खाते हैं ना, छोला, छोला, झंगोरा, मंडुआ, लाल चावल, अल्मोड़ा लाखौरी मिर्च, बेरी नाग चाय, बुरांश शरबत, रामनगर या नैनीताल की लीची, रामनगर लीची या नैनीताल लीची, रामगढ़ आड़ू, माल्टा पहाड़ी तोर, गहत, कलाहभट्ट, बिछुबती कपड़ा, नैनीताल मांगबत्ती, रंगोली पिचौड़ा, चमोली रमन मुखौटे और किताई लकड़ी की नक्काशी। जिनको पहले मिल चुका है जीआई टैग 9 उत्पाद कौन से हैं। तेजपात या तेजपत्ता होगा, ये तेजपात पढ़ते हैं अपन। फिर इसके बाद बासमती चावल, एपड़ कला कपड़े की कला है, एपड़ कला, फिर पेंटिंग होती है, मुनस्यारी सफ़ेद राजमा, रिंगाल शिल्प, थुलमा, भोटिया जनजाति भी है, भोटिया दान, चूड़ा तेल और तांबे के उत्पादों को पहले ही जीआई टैग मिल चुका है। केंद्र सरकार ने जोशीमठ के पुनर्निर्माण के लिए रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी। 30 नवंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने भूस्खलन से प्रभावित जोशीमठ के पुनर्निर्माण के लिए 1658.17 करोड़ रुपए की पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी। विदित हो कि यह योजना या इस योजना के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF की रिकवरी और पुनर्निर्माण विंडो से 1079.96 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार राहत के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF से 126.41 करोड़ रुपए और राज्य बजट से 451.80 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। इसमें पुनर्वास के लिए 91.82 करोड़ रुपए की भूमि अधिग्रहण की लागत भी शामिल है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में जोशीमठ की पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। महिला होमगार्ड को मातृत्व अवकाश। 28 नवंबर 2023 को उत्तराखंड राज्य सरकार ने महिला होमगार्डों को अन्य विभागों की तरह मातृत्व अवकाश देने की अनुमति प्रदान कर दी। इसके पश्चात महिला होमगार्डों को भी मातृत्व अवकाश का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा या साफ हो गया है। ध्यातव्य है कि राज्य में 6000 से अधिक महिला पुरुष होमगार्ड हैं, जिन्हें पुलिस जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। ध्यातव्य है कि मातृत्व अवकाश के दौरान महिला होमगार्ड का वेतन नहीं काटा जाएगा, उन्हें मातृत्व अवकाश का पूरा वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा मातृत्व अवकाश के दौरान महिला होमगार्डों की कुशल क्षेम की जानकारी भी उच्च अधिकारियों को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने 6ठे आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया। 28 नवंबर 2023 को उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी क्लेमेंट टाउन देहरादून में 6ठे आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन का दीप जलाकर उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुभव पर आधारित पुस्तक रेजिलिएंट इंडिया का विमोचन भी किया। 1 दिसंबर 2023 तक चलने वाले सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों ने भाग लिया। सम्मेलन में 60 से अधिक तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। देश का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन बना सिलक्यारा। बात करें हम सिलक्यारा टनल की। 28 नवंबर 2023 को उत्तरकाशी जिले
कि सिलक्यारा में एक निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को 17 दिन की कड़ी मेहनत के बाद सफलतापूर्वक बचा लिया गया। इसके साथ ही सुरंग या खदान में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिलक्यारा देश का सबसे लंबा बचाव अभियान बन गया। ध्यातव्य कि 12 नवंबर 2024 को दीपावली के दिन भूस्खलन के कारण उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा में एक निर्माणाधीन सुरंग के अंदर 41 मजदूर फंस गए थे। मिशन सिलक्यारा में बचाव कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, आरवीएनएल, एसजेवीएनएल, ओएनजीसी, आईटीबीपी, एनएचएआई डीसीएल, एनएचएआई डीसीएल, टीएचडीसी, उत्तराखंड राज्य सरकार, जिला प्रशासन, सेना, वायुसेना कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसमें बेसिकली क्या हुआ था, रैट माइनिंग वालों को भी बुलाया गया था एट द लास्ट मोमेंट। उन्होंने ड्रिलिंग करके रैट होल बना करके लोगों को निकाला, रैट माइनर्स ने। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पहला क्षेत्रीय निवेशक सम्मेलन 22 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत रुद्रपुर में प्रथम क्षेत्रीय निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पर? रुद्रपुर में। क्षेत्रीय निवेशक सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश विदेश में कई करोड़ के समझौतों के बाद उत्तराखंड में 12,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। ध्यातव्य है कि इन प्रस्तावों में से 1.5 लाख यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विदित हो कि पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 27 नई नीतियां बनाई जा रही हैं। इससे राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश की पहली साइबर सिटी रुद्रपुर में नवंबर 2023 में उत्तराखंड सरकार से जानकारी प्राप्त हुई कि उत्तराखंड राज्य सरकार ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर के आसपास राज्य की पहली साइबर सिटी बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। कहाँ पर? ऊधम सिंह नगर, काशीपुर ऊधम सिंह नगर। तो उसके आसपास का रुद्रपुर जो ज़िला है, ऊधम सिंह नगर ज़िले में रुद्रपुर जो जगह है, तो वहाँ पर साइबर सिटी बनाई जाएगी। टाटा और इन्फोसिस जैसे औद्योगिक संगठन निवेश के लिए सहमत हो गए हैं। आयुष विभाग ने 4,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर समझौते किए। सरकार ने आयुष और वेलनेस सेक्टर में 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। आयुष विभाग ने लक्ष्य के मुकाबले 4,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। विदित हो कि वेलनेस और योग में 1,700 करोड़ रुपए के निवेश के लिए कुमार ग्रुप के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ग्रुप का नाम क्या है? कुमार ग्रुप। अगला है मुंबई रोड शो में 30,200 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव पर सहमति। मुंबई रोड शो में 30,200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर सहमति। 6 नवंबर 2023 को उत्तराखंड में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आयोजित रोड शो में 30,200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा JSW स्पोर्ट्स, गोदरेज केमिकल्स, एस्टार भोजन, वी अर्जुन लॉजिस्टिक्स पार्क के साथ भी निवेश पर बातचीत हुई। उत्तराखंड राज्य सरकार निवेशक सम्मेलन के लिए अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 और देश में 5 रोड शो आयोजित कर चुकी है। इनमें लंदन, बर्मिंघम, अबू धाबी, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और मुंबई में रोड शो कर निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया गया। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में केदारनाथ धाम शीर्ष पर। नवंबर 2023 में शहरी कार्य एवं आवास मंत्रालय और राष्ट्रीय संस्थान द्वारा नई दिल्ली में आयोजित अर्बन लारनाथन में सभी राज्यों के शहरी निकायों के बीच उत्तराखंड के केदारनाथ ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में देश में टॉप पर स्थान प्राप्त किया, शीर्ष स्थान प्राप्त किया। नाम क्या था? अर्बन लारनाथन, नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में प्लास्टिक कचरा संग्रहण के लिए लागू की गई डिजिटल डिपॉजिट रिफंड प्रणाली को देश में पहला स्थान दिया गया, जबकि बैनी सेना स्वयं सहायता समूह हल्द्वानी को ठोस कचरा प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में दूसरा स्थान दिया गया। यह स्थिति उत्तराखंड राज्य की पारिस्थितिकी के प्रति गंभीरता को भी प्रदर्शित करती है। ज्ञातव्य है कि पिछली 4 धाम यात्रा में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन एवं
शहरी विकास विभाग ने केदारनाथ धाम में प्लास्टिक कचरा संग्रहण के लिए डिजिटल जमा वापसी प्रणाली लागू की थी। 7 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने इस प्रणाली को राष्ट्रीय डिजिटल पुरस्कार से सम्मानित किया। इस प्रबंधन के तहत ऊखीमठ विकास खंड को प्लास्टिक विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया। अब बात करते हैं उत्तराखंड में सौर ऊर्जा परियोजना के 5 प्रस्तावों को मंजूरी। नवंबर 2023 में उत्तराखंड के ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति ने सौर ऊर्जा प्रस्ताव की समीक्षा की और 5.26 मेगावाट की 5 सौर परियोजनाओं की स्थापना के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। इसमें इविंसिया रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का क्या नाम है, इविंसिया रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड, सहारा साई प्राइवेट लिमिटेड, टेक्नोस इंजीनियरिंग एंड सर्विस, सहारा साई, काशी विश्वनाथ स्टील टेक्सटाइल्स मिल लिमिटेड कुल 5.26 मेगावाट 5,265 किलोवाट की सौर परियोजनाएं स्थापित करेंगी। इनमें 24 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 30 अप्रैल 2024 की स्थिति के अनुसार उत्तराखंड राज्य में नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा की प्रतिष्ठापित क्षमता 4,971.94 मेगावाट है, लगभग 5,000 मेगावाट है। ज्ञातव्य है कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने जुलाई 2023 में सौर नीति के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए आवेदन मांगे थे, जिसमें 20 मेगावाट क्षमता की 7 परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में नई सौर ऊर्जा नीति 13 अप्रैल 2023 को लागू की गई थी। अहमदाबाद में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर सहमति। 1 नवंबर 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए अहमदाबाद में आयोजित रोड शो में 50 से अधिक उद्योग समूहों के साथ 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अहमदाबाद रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने उद्योग समूहों के साथ बैठक की और उन्हें राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद शीतल ग्रुप कंपनी, रैंकर्स हॉस्पिटल, जीवाया वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, एस्ट्रल पाइप्स, वारमोरा टाइल्स, गुजरात अंबुजा, एमकेसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अमूल के साथ निवेश पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। वंदना कटारिया 300वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। अक्टूबर 2023 में भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड खिलाड़ी वंदना कटारिया 300 अंतर्राष्ट्रीय कैप अर्जित करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। ध्यातव्य कि उत्तराखंड के रोशनाबाद की रहने वाली वंदना ने मौजूदा महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में जापान के खिलाफ मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही वंदना 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। वंदना कटारिया जर्मनी के मोनचेंगलादबाग में जूनियर महिला विश्व कप में भारतीय टीम के लिए शीर्ष स्कोरर रही और टीम को कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभा चुकी हैं। उन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत के ऐतिहासिक चौथे स्थान पर रहने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह ओलंपिक खेलों में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी भी हैं। उन्हें वर्ष 2022 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। 30 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड सरकार ने राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को स्वीकृति प्रदान की। ध्यातव्य है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक योजना है। उल्लेखनीय कि पर्वतीय क्षेत्रों के अनुरूप मछली पालकों को कोई प्रोत्साहन सुविधा नहीं है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करने की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत मछली पालकों को मछली पालन के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु ऋण पर ब्याज दर में 5% की सब्सिडी मिलेगी। ऋण पर ब्याज दर में इंटरेस्ट पर 5% की सब्सिडी मिलेगी। राज्य सरकार अतिरिक्त ब्याज दर के रूप में 3% की छूट देगी और भी देगी छूट, जबकि 2% केंद्रीय योजना से दी जाएगी।
तो 3% राज्य सरकार, 2% केंद्रीय योजना। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा की अवधि 5 वर्ष की होगी। इसमें 4000 लोगों को मछली पालन व्यवसाय से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। रेस वॉकिंग में उत्तराखंड के सूरज पवार ने जीता गोल्ड स्वर्ण पदक। 30 अक्टूबर 2023 को गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के सूरज पवार ने एथलेटिक्स में 20 किलोमीटर लगभग 12.43 मील रेस वॉकिंग में राज्य के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। सूरज पवार ने 20 किलोमीटर की दौड़ 1 घंटे 27 मिनट में पूरी कर स्वर्ण पदक जीता। सतर्कता सप्ताह 30 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सतर्कता सप्ताह के हिस्से के रूप में भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने सतर्कता विभाग में 103 नए पद सृजित करने की भी घोषणा की। दुबई में 5450 करोड़ रुपए के निवेश एमओयू पर हस्ताक्षर। 17 अक्टूबर 2023 को दुबई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में पर्यटन, शिक्षा, इंफ्रा, रियल एस्टेट से संबंधित समूहों के साथ 5450 करोड़ रुपए के निवेश एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए दुबई में आयोजित रोड शो में विभिन्न उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। अब तक दुबई में सर बायोटेक और हयात इंडिया के साथ 2000 करोड़ रुपए, फार्मा उत्पादन के लिए कार्मिला न्यूट्रिशंस टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ 950 करोड़ रुपए, जीटीसी ग्रुप के साथ 800 करोड़ रुपए और रियल एस्टेट, इंफ्रा एंड टूरिज्म में निवेश के लिए फ्लो कॉन्ग्लोमरेट ग्रुप के साथ 800 करोड़ रुपए के निवेश किया गया है। एक्सले ग्रुप के साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए 500 करोड़ रुपए, विनिर्माण क्षेत्र के लिए 700 करोड़ रुपए और शराब लॉजिस्टिक्स के साथ 500 करोड़ रुपए के निवेश एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड की सृष्टि लखेरा को फिल्म एक था गांव के लिए मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। फिल्म का नाम है एक था गांव। 17 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के टिहरी जिले के कीर्ति नगर ब्लॉक के सेमला गांव की रहने वाली सृष्टि लखेरा को उनकी फिल्म एक था गांव के लिए सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में विभिन्न श्रेणियों में वर्ष 2021 के विजेताओं को पुरस्कार दिए या प्रदान किए। उन्होंने वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया। सृष्टि लखेरा ने फिल्म एक था गांव का निर्माण और निर्देशन किया था। इससे पहले फिल्म ने मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज MAMI मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज फिल्म फेस्टिवल की इंडिया गोल्ड श्रेणी में जगह बनाई थी। फिल्म का नाम था एक था गांव और निर्माणकर्ता कौन थी? सृष्टि लखेरा। ये निर्देशक थी और निर्माणकर्ता थी। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन सहित अन्य क्षेत्रों में लगभग 4200 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री द्वारा जिन परियोजनाओं का उद्घाटन व राष्ट्र को समर्पित किया गया है उनमें PMGSY के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित 76 ग्रामीण सड़कें और 25 पुल, 9 जिलों में BDO कार्यालयों के 15 भवन, केंद्रीय सड़क निधि के तहत निर्मित 3 सड़कों यानी कौसानी बागेश्वर रोड, धारी दौबा गिरी-छीना रोड और नगला किच्छा रोड का उन्नयन। राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2 सड़कें यानी अल्मोड़ा पेटशाल पनुवानौला दन्या NH 309B, अल्मोड़ा पेटशाल पनुवानौला और दन्या
NH 309B 309B और दूसरी है टनकपुर चल्थी NH 125 का उन्नयन। पेयजल से संबंधित 3 परियोजनाएं यानी 38 पंपिंग पेयजल योजनाएं, 419 गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी पर आधारित जल आपूर्ति योजनाएं और 3 ट्यूबवेल आधारित जल आपूर्ति योजनाएं पिथौरागढ़ में थरकोट कृत्रिम झील आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है, नाम है थरकोट में बनाई गई होगी पिथौरागढ़ में। 132 केवी पिथौरागढ़ लोहाघाट चंपावत पावर ट्रांसमिशन लाइन, तो 132 किलोवाट की पिथौरागढ़ लोहाघाट पावर ट्रांसमिशन लाइन जो चंपावत में है। और उत्तराखंड में 39 पुल और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित उत्तराखंड आपदा रिकवरी परियोजना के तहत देहरादून में बनाई गई उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण USDMA की इमारत शामिल है। तो ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखी इन सब की। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक उत्तराखंड में 7 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक नरेंद्र नगर उत्तराखंड में आयोजित की गई। बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। गौरतलब है कि वर्ष 2004 से 2014 तक क्षेत्रीय परिषदों की 11 बैठकें और स्थायी समितियों की 14 बैठकें आयोजित की गई, जबकि वर्ष 2014 से 2023 तक क्षेत्रीय परिषदों की 25 बैठकें और स्थायी समितियों की 29 बैठकें आयोजित की गईं। रोजगार प्रयाग पोर्टल और युवा उत्तराखंड ऐप 10 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 कार्यक्रम में रोजगार प्रयाग पोर्टल और युवा उत्तराखंड ऐप लॉन्च किया। उन्होंने रोजगार कार्यालयों में स्वरोजगार केंद्र भी लॉन्च किए। विदित हो कि रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए जानकारी प्राप्त करने और आवेदन करने की प्रक्रिया सरल होगी। वहीं इस पोर्टल के माध्यम से युवाओं को विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के पदों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 7 से 8 अक्टूबर 2023 को 2 दिवसीय 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस BPRD की प्रतिष्ठित हिंदी पत्रिका पुलिस विज्ञान और द टाइम्स पत्रिका के साथ उत्तराखंड पुलिस मार्चिंग के सार संग्रह का विमोचन किया। इस पुलिस विज्ञान कांग्रेस के दौरान 6 विषयों 5G युग में पुलिसिंग, नारकोटिक्स एक गेम चेंजिंग दृष्टिकोण, सोशल मीडिया की चुनौतियां, सामुदायिक पुलिसिंग, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां और पुलिस और CAPF के बीच समन्वय सीमा सुरक्षा पर चर्चा की गई। समग्र शिक्षा उत्तराखंड और स्विस एजुकेशन ग्रुप स्विट्जरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 5 अक्टूबर 2023 को सचिवालय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में समग्र शिक्षा उत्तराखंड और स्विस एजुकेशन ग्रुप स्विट्जरलैंड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। स्विस एजुकेशन ग्रुप राज्य में छात्रों के लिए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने में भी सहायता करेगा। स्कूली बच्चों को स्विस एजुकेशन ग्रुप के संकाय द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। स्विट्जरलैंड में भी राज्य के स्कूली बच्चों को स्विस एजुकेशन ग्रुप द्वारा इन क्षेत्रों में 1 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह समझौता आने वाले समय में राज्य में कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के तहत पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र में बेहतर प्रशिक्षण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिल्ली रोड शो में 19,385 करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 अक्टूबर 2023 को वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में आयोजित एक रोड शो में 19,385 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। MOU के तहत JSW एनर्जी अल्मोड़ा में 1500 मेगावाट क्षमता की 2 पंप भंडारण परियोजनाएं स्थापित करने में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे अगले 5 साल
अगले 5 से 6 वर्षों में विकसित किया जाएगा। अल्मोड़ा के जॉस कोटे गांव में साइट 1 में यह योजना कोसी नदी से 8 से 10 किलोमीटर दूर एक निचले बांध जलाशय पर स्थित है। यह 10 किलोमीटर की दूरी पर प्रस्तावित है। इसके अलावा अल्मोड़ा के कुड़चों गांव में साइट 2 में यह ऊपरी जलाशय कोसी नदी से 16 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर की दूरी पर प्रस्तावित है। तो अल्मोड़ा के कुड़चों गांव में साइट 2 में यह ऊपरी जलाशय कोसी नदी से 16 किलोमीटर दूर है और यह 10 किलोमीटर दूरी पर प्रस्तावित है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव 2023 3 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में चौथे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक महोत्सव और कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। यह महोत्सव जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी NETS द्वारा आयोजित किया गया और इसकी मेज़बानी एकलव्य विद्यालय संगठन समिति EVSS एकलव्य विद्यालय संगठन समिति उत्तराखंड द्वारा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में की गई। उत्तराखंड द्वारा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में की गई। मेज़बानी किसके द्वारा की गई? एकलव्य विद्यालय संगठन समिति। और इसने कहाँ पर मेज़बानी की? महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में, उत्तराखंड में, देहरादून में। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS सांस्कृतिक महोत्सव आदिवासी छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छिपी प्रतिभा दिखाने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। अगला है मसूरी में देश के पहले मानचित्र कला संग्रहालय का उद्घाटन। 27 सितंबर 2023 को उत्तराखंड की पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड के सुरम्य शहर मसूरी में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसकी लागत लगभग 23 करोड़ 52 लाख रुपए है। उल्लेखनीय है कि यह संग्रहालय पार्क एस्टेट में स्थित है, जो प्रसिद्ध सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट का निवास स्थान हुआ करता था, जिनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया था। यह पहाड़ी शहर के हाथी पांव इलाके में है। सर एवरेस्ट इस घर में 1832 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक रहे थे और यह मसूरी में बने पहले घरों में से एक है। 1832 में बने सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस को एक संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। एशियाई विकास बैंक ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से पर्यटन विभाग ने 23.5 करोड़ रुपए के बजट से इसका नवीनीकरण किया। मसूरी विरासत केंद्र मसूरी हेरिटेज सेंटर मसूरी विरासत केंद्र को वर्ष 2013 में खोला गया था। इस केंद्र के माध्यम से मसूरी की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। उत्तराखंड में 4 नए सैनिक स्कूल और 5 केंद्रीय विद्यालय। 23 सितंबर 2023 को राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में 4 नए सैनिक स्कूल और 5 केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद सरकार ने इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया। ये सैनिक स्कूल पाटीसैण, पौड़ी गढ़वाल, ऊधम सिंह नगर, देहरादून और प्रसिद्ध पेशावर नरसंहार के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जन्मस्थली चंपावत में खुलेंगे। नए जो सैनिक स्कूल हैं, तो नए स्कूल सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत पार्टनरशिप मोड में चलेंगे। तो ये सैनिक स्कूल सोसाइटी होगी, उस स्कूल सोसाइटी के तहत पार्टनरशिप मोड में चलेंगे। ये नए सैनिक स्कूल जो हैं स्कूल सोसाइटी के तहत पार्टनरशिप मोड में चलेंगे। ज्ञातव्य कि राज्य में एकमात्र सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है जो रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है। तो रक्षा मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री किसको संचालित कर रही है? सैनिक स्कूल को, घोड़ाखाल को, उत्तराखंड में, जो अभी है वर्तमान में। देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँवों में पिथौरागढ़ का सरमौली चयनित।
सितंबर 2023 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के सरमौली गांव का चयन किया। पर्यटन मंत्रालय की ग्रामीण पर्यटन भारत की नोडल अधिकारी कामाक्षी माहेश्वरी ने राज्य को पत्र जारी कर सरमौली गांव को देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुने जाने की जानकारी दी है। 27 सितंबर को दिल्ली में होने वाले एक कार्यक्रम में इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। साथ ही गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार भी दिया गया है। मालूम हो कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता में पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी के निकट सरमौली गांव का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में चंपावत और पिथौरागढ़ जिले शामिल। सितंबर 2023 में उत्तराखंड के 2 सीमावर्ती जिले चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों को स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में शामिल किया गया है। विदित हो कि केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ इन क्षेत्रों का विकास करना है। योजना के तहत पहले चरण में राज्य के चंपावत जिला मुख्यालय स्थित एबट माउंट कोली ढेक झील, चाय बागान, चूका और राजबुंगा किला को शामिल किया गया है। तो मुख्यालय जो चंपावत जिला मुख्यालय स्थित एबट माउंट है, कोली ढेक झील है, चाय बागान है, चूका और राजबुंगा किले हैं, इनको शामिल किया गया है। भारत सरकार की अधिकृत डेलाइट कंपनी का नाम है, सर्वेक्षण करती, सर्वे वगैरह करती है डेलाइट, और भी इसके अन्य काम है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है अलग अलग तरह की। तो ये सॉफ्टवेयर कंपनी डेलाइट कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा 5 पर्यटन स्थलों में आवश्यक सुविधाएं जैसे पाथवे, कैफ़े निर्माण, पुस्तकालय, पार्किंग, संग्रहालय, स्थानीय शैली में निर्मित भवन, स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए आउटलेट, योग और ध्यान केंद्र, छोटा व्यायामशाला, बच्चों के मनोरंजन के संसाधन, शौचालय निर्माण, प्रकाश एवं ध्वनि व्यवस्था, बेंच निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था, एडवेंचर पार्क का निर्माण जैसे आवश्यक कार्यों को डीपीआर में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। अब इसके बाद हम उत्तराखंड का बजट पढ़ेंगे 2024-25 का। चलिए चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।